बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। आ, आज जो है हम लोग अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपका जो एफएससीआर का पूरा सिलेबस है वो रिलेट ही सारा का सारा जो है वो हमारा कर रहा है स्टैंडर्ड से, आईएफआरएस से या आईएएस से। तो आज हम लोग अपना पहला स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, IAS 16। आज ऑडियो आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, अनम्यूट करें। तो आज हमारा पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको हम नाम देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है, जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं कि हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो इन चीजों से रिलेटेड किस तरह से करना है। जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो आपको ये बताता है कि जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि जो आपके फिक्स एसेट्स है उनको आपने किस तरह से ट्रीट करना है। फिक्स एसेट्स को, जैसे हमारे पास लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, वो सारे हमारे पास फिक्स एसेट होते हैं, और उन फिक्स एसेट्स को आप डील किस तरह से करोगे वो आपको IAS 16 बता रहा होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर जो आप पढ़ने जा रहे हो, यहाँ पे जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये स्टैंडर्ड जो आपको बताता है कि आप अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे भी लेके चल सकते हो, या फिर आप अपने एसेट को, या आप समझ लीजिए कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो बेसिकली क्या पढ़ना है, रीवैल्यूएशन पढ़नी है, कॉस्ट मॉडल पढ़ना है, रीवैल्यूएशन पढ़नी है, और हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर डिस्पोजल ऑफ एसेट पढ़। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये तीन चीजें हम लोगों ने इस स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है कि कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, और डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या होता है। और ये भी बताता चलूं मैं आप लोगों को साथ साथ, बेटा जैसे हमारा वीक कंप्लीट होगा तो हर वीक जो है वो आप लोगों का एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक्स जो हम लोगों ने पढ़े होंगे उस वीक के अंदर। ठीक है। और वो टेस्ट जो है वो आपका MCQs बेस्ड होगा। टेस्ट का लिंक जो है वो आप लोगों के ग्रुप में आ जाया करेगा। आप लोगों के पास पूरा एक हफ्ता होगा अगला कि आपने उस टेस्ट को सॉल्व करके सबमिट करवाना। ठीक है। तो जैसे आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं IAS 16, फिर उसके बाद अगर आज टाइम मिला तो मे भी हम लोग IAS 36 भी अपना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट होते जाएंगे तो उनसे रिलेटेड आप लोगों से टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट किए जाए, और वो वीक के एंड पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीक होगा आपका कि बिफोर क्लास आप लोगों को वो सॉल्व करके सबमिट करवाना। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को शुरू बता दिया ताकि साथ साथ आप लोगों की तैयारी भी जो है वो चलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में मैं देख रहा था कि वो अगस्त के अटेम्प्ट देने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो अगस्त के अटेम्प्ट देने के लिए इंटरेस्टेड तब होंगे जब आप प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने कॉस्ट मॉडल की तरफ, फिर उसके बाद हम आएंगे रीवैल्यूएशन मॉडल। बचपन से आज तक जो आप लोग पढ़ते हुए आए हो वो बेसिकली क्या है, कॉस्ट मॉडल है। वो आपका क्या है, कॉस्ट मॉडल। जब भी आप एसेट को खरीदते हो तो उसकी जो इनिशियल मेजरमेंट होती है वो आपकी कॉस्ट मॉडल पे ही होती है। आपको स्टैंडर्ड भी यही अलाउ करता है कि जब आपने एसेट को खरीदा तो खरीदने के बाद आपके एसेट की कॉस्ट क्या है आप उसको उस पर ही रिकॉर्ड करोगे। आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं जा सकते। रीवैल्यूएशन मॉडल बेसिकली क्या होता है कि आपने आज एक एसेट लिया और उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, और आपने उस चेंज वैल्यू को अपने एसेट को दिखा रहे हो, उसको आप कहते हो रीवैल्यूएशन मॉडल। जैसे कि मैंने आज एक मोबाइल फोन लिया और वो मोबाइल फोन जो है वो सपोज कर लो कि मैंने 2.5 लाख रुपए का लिया, 2,50,000 का लिया, और
2,50,000 के बाद, 2,50,000 के बाद अगर एक साल बाद उसकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं वैल्यू जो है वो 2 लाख हो जाती है या 3 लाख हो जाती है, तो जो वैल्यू हो चुकी है मार्केट में, जो फेयर वैल्यू चल रही है, अब मैं उस एसेट को उस वैल्यू पर अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कि 2 लाख पर या 3 लाख के ऊपर जो है वो अपने एसेट को रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल कि जो आपके एसेट की वैल्यू करंटली मार्केट के अंदर होती है, आप उस वैल्यू से अपने एसेट को दिखाते हो, उसको हम रीवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं। बहरहाल स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि जब आप एसेट को खरीदोगे तो इनिशियली आपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पर ही लेकर चलना है, कॉस्ट मॉडल पर ही लेकर चलना है, यानी कि आप उसको ऐसा नहीं कि जैसे कि आज मैं मोबाइल फोन लेकर आया हूँ 2.5 लाख का, और जब मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने लगा हूं तो मैं उसको 2.5 लाख की जगह जो है मैं कह रहा हूँ कि अब मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू 2,60,000 होगी, तो मैं 2,60,000 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मैं उसको 2,40,000 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गलत हो जाए। इनिशियल मेजरमेंट जो है वो कितने की है, कॉस्ट की है, यानी कि आपने एसेट कितने का खरीदा है, 2,50,000 का खरीदा है, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कितने से करोगे, 2,50,000। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आपने इनिशियल मेजरमेंट जो करनी है अपने एसेट की, इनिशियल मेजरमेंट जो आपने अपने एसेट की करनी है, कोई भी जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट को खरीदते हो, तो जो इनिशियल मेजरमेंट होती है वो कॉस्ट मॉडल पर ही होती है, वो कॉस्ट मॉडल पर ही होती है। ये आपकी क्या है, इनिशियल मेजरमेंट। जब भी आप उसको रिकॉर्ड करोगे शुरू में फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपने उसको कॉस्ट मॉडल पे ही चलना है। इनिशियल मेजरमेंट आपकी कॉस्ट मॉडल। अब सर ये इनिशियल मेजरमेंट में यानी कि कॉस्ट मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, उसको सर थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा डिस्कस कर दें। मतलब कि हमने किस प्राइस पर एसेट को रिकॉर्ड करना है, उस प्राइस में क्या क्या चीजें हमारी जो है वो शामिल होंगी। तो उसमें आपके पास आ जाता है कि इनिशियल मेजरमेंट में आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, इनिशियल मेजरमेंट के अंदर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप में सबसे पहले जो है वो जो आपके एसेट की परचेज प्राइस है वो देखनी है, उसको ले लेना है कि आपने एसेट को कोई कितने में परचेज किया है, और अगर उससे रिलेटेड कोई कस्टम ड्यूटी है या इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी आपने उसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। अगर उससे रिलेटेड कोई कस्टम ड्यूटी है या फिर कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, तो उसको भी आपने क्या कर लेना है, अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाना है। यानी कि एक एसेट अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ 1 मिलियन का, और उस पर जो मेरा कस्टम आ रहा है 0.5 मिलियन का आ रहा है, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसको 1.5 मिलियन, तो फर्स्ट वो आपको कहता है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई। और अगर कोई डिस्काउंट आप ले रहे हो, अगर आप कोई डिस्काउंट ले रहे हो तो उसको आपने क्या कर देना, माइनस कर देना, उसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट के अंदर ये होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और परचेज प्राइस। इसके अलावा देखो जो मोटी मोटी चीजें ना वो बता दो। इसके अलावा इसके अलावा स्टैंडर्ड आपको ये भी कहता है कि अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उसको भी आपने अपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उसको भी आप अपने एसेट का पार्ट बनाओगे, कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, कि एसेट कोई लेकर आ रहे हो और उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी आपकी एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट है। अगर कोई असेंबलिंग कॉस्ट है, उसको भी आपने अपने फिक्स एसेट की कॉस्ट में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है।
तो कोई अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो आपको इसको भी क्या करना है, ऐड करना। इसके अलावा स्टैंडर्ड आपको ये कहता है, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि थर्ड पॉइंट वो आपको ये कहता है कि अगर अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, आपकी फ्यूचर की कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, उसको भी मैं अपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, यानी कि जैसे अगर मैं एक एसेट परचेज करता हूं, मैं एक प्लांट लगाता हूँ 10 मिलियन से, एक प्लांट लगाता हूँ 10 मिलियन से, और मुझे पता है कि वो प्लांट जो है वो एटलीस्ट जो है वो 10 साल चलेगा, 10 ईयर्स मेरे पास वो प्लांट जो है वो रन करेगा। आफ्टर 10 ईयर अब वो यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, मैं वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो 10 साल बाद मुझे उस प्लांट को हटाकर एक नया प्लांट ऑब्वियस सी बात है लेकर आना पड़ेगा। तो जब मैं उस प्लांट को हटाऊंगा 10 साल बाद, जो मैंने अभी प्लांट लगाया है, तो जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई है उसको मैंने ऐड किया है, 10 साल बाद जब मैं उसको डिसमेंटल करने जाऊंगा, उसको हटाने जाऊंगा अपने स्पेस में से, तो मुझे एक और कॉस्ट जो है वो बेयर करना होगी, एक और कॉस्ट जो है वो मुझे बेयर करना होगी। सपोज कर लो, सपोज कर लो कि वो 10 साल बाद अगर मैं उसको डिसमेंटल करने जाता हूं तो मेरी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है 2 मिलियन की, एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है 2 मिलियन की। ये एस्टिमेटेड है क्योंकि देखो हमें फ्यूचर का तो नहीं पता ना 10 साल बाद कितनी कॉस्ट आए, लेकिन मैं एस्टिमेट ये कर रहा हूं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 2 मिलियन, जो मुझे अपने एसेट को उसके स्पेस पर से हटाने के लिए जरूरी पड़ेगी, मतलब लगाना पड़ेगी 2 मिलियन की कॉस्ट। वो जो 2 मिलियन की कॉस्ट जो कि आपको फ्यूचर में बेयर करनी है, उसको भी आप अपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे, उसको भी आप अपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। लेकिन लेकिन स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि ये 2 मिलियन पूरा का पूरा ऐड नहीं करवाओ, ये 2 मिलियन पूरा का पूरा ऐड नहीं करवाओगे, बल्कि बल्कि जो 2 मिलियन आपको फ्यूचर में पे करना है, उसकी आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उस प्रेजेंट वैल्यू में आप अपनी अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड करवाओगे। लेट सपोज, देखो, जो मुझे 10 साल बाद 2 मिलियन देने हैं, यानी कि 20 लाख रुपए देने हैं, उस 20 लाख की कीमत आज क्या है, 12 लाख हो सकती है, 11 लाख हो सकती है। आज की कीमत क्या है उन पैसों की, जो कि फ्यूचर में मुझे 10 साल बाद 20 मिलियन देने, आज उसकी वैल्यू क्या है, 12 लाख है, 13 लाख है, वट जो भी आज की प्रेजेंट वैल्यू है, जो भी आज की प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैं उसको उस प्रेजेंट वैल्यू में शिफ्ट करूंगा पहले, फिर अपने एसेट की कॉस्ट में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, फिर अपने एसेट की कॉस्ट में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मतलब कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग जाएगी तो सही, लेकिन किस पे जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू पे, किस पे जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू पे, ये याद रख। तो इनिशियल मेजरमेंट जो है वो मोटा मोटा जो मेरे हिसाब बताया है वो ये है कि इनिशियल मेजरमेंट जो आपने करनी है, अगर कोई एसेट खरीद रहे हो तो उसकी परचेज प्राइस को ले लेना है, कस्टम ड्यूटी अगर दे रहे हो, कुछ टैक्सेस वगैरह अगर दे रहे हो, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह दे रहे हो, तो वो भी आपने अपने एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लेने। लेट सपोज अगर कोई कैश डिस्काउंट या क्रेडिट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट को आपने अपनी कॉस्ट में से माइनस कर देना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोई कॉस्ट है, यानी कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, असेंबलिंग कॉस्ट हो गई, विदाउट दिस आपका एसिड यूजेबल कंडीशन में नहीं आ सकता, तो उसको भी आप अपने एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग हो गई, यानी कि अगर हटाने की उसकी एसिड की कॉस्ट फ्यूचर में आपको कुछ नजर आ रही है, तो उस कॉस्ट को भी आपने एसिड की कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन उस डिसमेंटलिंग को आपने पहले प्रेजेंट वैल्यू में शिफ्ट करना है और फिर आपने उसको ऐड करना है। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई, किसी का कोई सवाल? प्रेजेंट वैल्यू का रेट वो आपको देते हैं बेटा, परसेंटेज आपको देते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको दे रहे हो।
वो हम निकालेंगे। एफएससीआर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू काफी जगह निकालोगे आप। यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। अब हमने एसेट को खरीदा है, हमने एसेट को खरीदा है, हमने इनिशियल मेजरमेंट उसकी कॉस्ट पे कर ली एज पर स्टैंडर्ड, जो हमें स्टैंडर्ड ने बताया था, हमने उस प्राइस पर कर ली। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक ऑफिस था, और जो हमारा ऑफिस जो था वो था पीसीएचएस में। और वो जो उन्होंने अपना वो एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो सपोज करेंगे एक ओपन किया हुआ था उन्होंने, ठीक है, एक बिल्डिंग थी उनकी पीसीएचएस में। और वो तकरीबन उन्होंने खरीदी थी आज से 90s में खरीदी थी। 90s में वो जगह जो उन्होंने खरीदी थी वो 90s में खरीदी थी। और वो मेरे ख्याल में वो जगह जो थी 90s में जो खरीदी थी, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो 50,000 से उसकी लैंड जो है वो शो कर रहे थे। वो 90s में पीसीएचएस के अंदर, पीसीएचएस कराची का एक इदारा है बेटा, इदारा कह रहा हूँ, एक जगह है कराची, कराची के अंदर, ठीक है, और अच्छी खासी एक्सपेंसिव जगह है पीसीएचएस। और वहां पर उनकी एक बिल्डिंग थी जहां पे मैं ऑफिस में काम किया करता था। और उस बिल्डिंग की वैल्यू जब मैं उनकी फाइनेंशियल उठाकर देखता था ना, तो उसकी बैलेंस शीट के अंदर 50,000 से शो हो रहा हो। मैं अपने बॉस से पूछता था, सर ये बिल्डिंग 50,000 रुपए की? कहता था हाँ हमने खरीदी 50,000 की है। तो जब खरीदी है तो उसी वैल्यू से हम कॉस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है हमने, तो हम उसको 50,000 से ही अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। मैंने बोला सर ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने 50,000 से शो किया भाई, क्योंकि खरीदा ही आपने 50,000 से। फिर हुआ ये कि हमें लोन की जरूरत पड़ गई। हमें लोन की जरूरत पड़ गई, बिजनेस के अंदर जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो हमें एक अमाउंट जो है वो चाहिए था। तो इस वजह से हमें लोन की जरूरत पड़ी, और हम बैंक गए और हमने बैंक में कहा कि भाई हमें लोन चाहिए। बैंक वालों ने कहा कि ठीक है आपको लोन मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, कितना लोन चाहिए? ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। बिल्डिंग 90s में खरीदी थी, 50,000 से बैलेंस शीट में शो हो रहा है। अब 2018 में हमें लोन चाहिए, बैंक चले गए। अब जैक बैंक में गए तो हमने उनको कहा कि हमें जो लोन चाहिए ना, वो हमें तकरीबन जो है वो अराउंड जो है वो 20 मिलियन का लोन चाहिए। तो बोला चले ठीक है 20 मिलियन का लोन मिल जाएगा, उसके अगेंस्ट आपको कुछ श्योरिटी हमें देनी होगी जिसके अगेंस्ट हम आपको लोन दें 20 मिलियन का। बोला हाँ बिल्कुल, हमारे पास बिल्डिंग है पीसीएचएस पे। बैंक ने बोला अच्छा बड़ी बात है, पीसीएचएस के अंदर बिल्डिंग है इस टाइम पर, तो उसकी तो अच्छी खासी अमाउंट होगी, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जरा लेकर आइएगा, दिखाइएगा। फिर जब हमने उनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई ना, तो बैंक ने बोला आपको लोन नहीं मिल सकता। मतलब क्यों नहीं मिल सकता? तो आपकी बिल्डिंग जो आप 20 मिलियन का लोन मांग रहे हो, वो बिल्डिंग आप खुद कितने से दिखा रहे हो? 50,000 से दिखा रहे हो, इस पे क्या लोन देंगे हम आप? मतलब आपने अपने पास उस एसेट की वैल्यू को कितने से दिखाया हुआ है? 50,000 से। कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे आप, ठीक है। और अब जब आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो बैंक से लोन लेते वक्त 20 मिलियन आप उससे लोन डिमांड कर रहे हो, और आप अपना एसेट 50,000 से दिखा रहे हो, तो क्या आपको लोन मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। फिर मैंने बोला बॉस को, सर कॉस्ट मॉडल की जगह ना हमें शिफ्ट होना पड़ेगा रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर हम अपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हैं ना, तो ये जो हमारी बिल्डिंग 50,000 की है ना, अगर इसकी रीवैल्यूएशन करवाई जाए, मार्केट की वैल्यू लगवाई जाए, तो कम से कम इसकी वैल्यू जो है वो 30-35 मिलियन की है ना। हाँ कहते तुम ठीक रहे। फिर हमने क्या किया, उस एसेट की बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन करवाई। रीवैल्यूएशन करवाने के बाद हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज की। चेंज करने के बाद उसको हमने 3.2 मिलियन, 30.2 मिलियन से दिखाया। और फिर हम बैंक में दोबारा गए अपनी बैलेंस शीट्स लेकर। और जब बैंक में दोबारा गए अपनी बैलेंस शीट लेकर, तो फिर उसके बाद जो है वो बैंक ने उसको कंसिडर किया। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि रीवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या वजह होता है कि जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन करना पड़ जाता है। नॉर्मली नॉर्मली कंपनीज अवॉइड कर रही होती है कि यार हमें इसकी रीवैल्यूएशन नहीं करनी, क्योंकि रीवैल्यूएशन मेथड के अंदर ना थोड़ी खच है, आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा।
सरप्लस रिकॉर्ड करो, ये करो, वो करो, और मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं रीवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट करते हुए। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर कंपनी क्या करती है, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करती है। तो उस मेथड को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि इनिशियल आपने कॉस्ट मॉडल रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे चलो, चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लो, कोई मसला नहीं है, आपको स्टैंडर्ड अलाउ करता है। लेकिन स्टैंडर्ड साथ में ये बात भी आपको कहता है कि अगर आपने आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो फिर पीछे देखने का कोई चांस नहीं है। बस अब आपकी कश्ती जो है वो दरिया से निकल गई, अब आपका किनारा दूर निकलता जाएगा। आप वापस कॉस्ट मॉडल पर नहीं आ सकते, वापस कश्ती को किनारे पर नहीं लगा सकते, अब आपकी कश्ती निकल गई रिवैल्यूएशन। तो अगर एक दफा आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट हो गए तो फिर वापस का कोई चांस नहीं है। अब आप किस पर ही रहोगे, हमेशा रीवैल्यूएशन मॉडल पर ही रहोगे। तो फिर आपको हर 2-3 साल बाद अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवानी होगी। और जब आप अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाओगे, करवाने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आ रही होगी उस वैल्यू को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करो। ये नहीं कि हर साल करवानी है, आपको 3 साल का टाइम पीरियड होता है। एसेट कहता है कि या तो अगर कोई मेजर चेंज आ रहा है आपके एसेट के अंदर तो फिर आप रीवैल्यूएशन करवा लो, वरना तो आप 3-4 साल बाद जो है वो अपने एसेट की रीवैल्यूएशन करवा लो। तो ये जरूरी हो जाता है। कॉस्ट मॉडल पे हो फिर रीवैल्यूएशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब रीवैल्यूएशन पे आ गए तो फिर 3-4 साल बाद आपको रीवैल्यूएशन करवानी होगी, कुछ भी हो जाए। यहां तक सबको बात क्लियर हुई? किसी का कोई सवाल है यहाँ पर? अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से रिवैल्यूएशन मॉडल का हम ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और उससे रिवैल्यूएशन मॉडल का ट्रीटमेंट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि आपका एक एसेट है और उसकी कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन। एक एसेट है और उसकी कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन। और फिर उसकी लाइफ हम सपोज कर लेते हैं। देखो अच्छा, डेप्रिसिएशन के मेथड्स वेथड्स तो सबको आते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो पढ़ाने की जरूरत है? जी। अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया है तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अच्छा, आसपा को नहीं आती। ठीक है बेटा, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को मेथड करवा दूंगा। अच्छा, एक और स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हर केस में ऐसा होता है कि हम रिवर्स नहीं जा सकते। आपके सिलेबस में यही तक ही है कि आप रिवर्स नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ केसेस स्टैंडर्ड में है इस तरह के, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। आपसे जो एमसीक्यूज पूछा जाता है ना, वो ये चाहता है कि भाई आपने अगर रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया है कि अब आप दोबारा से कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट हो सकते हो, तो वहां पर आपने आंसर लिखना होता है नो, आप वापस शिफ्ट नहीं हो सकते। अच्छा, एसेट की कॉस्ट है 1 मिलियन से और एसेट की लाइफ हम सपोज कर लेते हैं 10 ईयर्स है, ठीक है। और इसके अलावा डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि डेट ऑफ परचेज है। हम उस एसेट को जो खरीद रहे हैं वो सपोज कर लो हम खरीद रहे हैं January 1
2010 में हमने फर्स्ट रीवैल्यूएशन की। फर्स्ट रीवैल्यूएशन की December 31, 2011, यानी कि तकरीबन 2 साल बाद हमने अपनी फर्स्ट रीवैल्यूएशन की अपने एसेट। और हमारे एसेट की सपोज कर लेते हैं December 31, 2011 में जब हमने रीवैल्यूएशन की, हमारे एसेट की जो फेयर वैल्यू आई वो हो गई 15 मिलियन से, सॉरी 1.5 मिलियन से 15 लाख हो गए। बस रीवैल्यूएशन की हमने और हमारे एसेट की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 15 लाख हो गई 2 साल बाद। तो अब इसका अगर ट्रीटमेंट करेंगे किस तरीके से हम इस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास एसेट को एसेट के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन होता है, डिमिनिशिंग होता है, यूनिट प्रोडक्शन होता है, वर्किंग आवर होता है, और आपके पास जो है सम ऑफ या डिजिट मेथड होता है जो कि अब एक्सक्लूड हो चुका है स्टैंडर्ड से। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चलता है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है। मतलब हर December 31 को हम अपने एसेट का डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब इसको हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे। January 1, 2010 में हमने एसेट को परचेज किया। जब हमने एसेट को परचेज किया तो वो एसेट कितने का लिया था हमने, 10 लाख का, 1 मिलियन का। तो शुरू में इनिशियल मेजरमेंट तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट मॉडल पे, यानी कि 10 लाख। हम एसेट को डेबिट कर देंगे 10 लाख से, और पेएबल या कैश या बैंक वट जो भी हो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 1 मिलियन से। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी होगी इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट आपकी क्या हो गई, ये हो गई। अब क्योंकि आप अभी तक कॉस्ट मॉडल पर ही चल रहे हो, आपने रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो 2011 December 31 पे जाकर के अप्लाई किया है। अभी तक आप किस पे चल रहे हो, कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो। तो कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करोगे। तो अब December 31, 2010 में जैसे ही आपका ईयर एंड होने लगेगा, December 31, 2010 में आकर आप एसेट को, उस एसेट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे और डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो। अब वो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि जो आपके एसेट की कॉस्ट है, जैसे कि आपके एसेट की कॉस्ट है 1 मिलियन से, माइनस करते हैं उसमें से सैल्वेज वैल्यू हमारे पास है नहीं या रेसिडुअल वैल्यू है नहीं, और डिवाइड करवा देते हो आप किससे, लाइफ से। तो आपके पास एसेट का डेप्रिसिएशन आ जाता है। 10 ईयर्स उसकी क्या थी, लाइफ थी। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख।
तो आप दिसंबर 31 2010 पर आकर ये एंट्री बना दोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां तक सबको बात क्लियर है? अभी तक बड़ा अच्छा चल रहा था, अभी तक बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है, सारी चीजें बड़ी अच्छी हो रही थी। और अब हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, कब, दिसंबर 31 2011 में, यानी कि अगला 2011 भी पूरा साल निकल गया, तो 2011 का भी सेम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। दिसंबर 31 2011 में आप एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक लाख। अभी तक हमने रीवैल्यूएशन अपनी नहीं की, अभी तक हमने अपनी रीवैल्यूएशन नहीं की। अब उसके बाद आप देखोगे कि अब आपके एसेट की वैल्यू दिसंबर 31 2011 को ही क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब वो वैल्यू कितनी हो चुकी है, 15 लाख हो चुकी है। आपके वैसे एसेट की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख थी। अब आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 साल बाद, हालांकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 15 लाख हो चुकी है। देखने में तो हमें ये लग रहा है कि हमारे एसेट की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कितने से हो रही है, 5 लाख से हो रही है। हमारे एसेट की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कितने से हो रही है, 5 लाख से हो रही है। 10 लाख का था, 15 लाख का हो गया, तो 5 लाख से हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आपने कॉस्ट टू फेयर वैल्यू नहीं जाना, कॉस्ट टू फेयर वैल्यू नहीं जाना, मतलब कि आप अपने एसेट को जब भी रिवैल्यूएशन करने लगोगे तो सबसे पहले अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। उस कैरिंग वैल्यू से आपने कंपैरिजन करना है फेयर वैल्यू। कैरिंग वैल्यू सर क्या होती है, कैरिंग वैल्यू होती है कि जो आपके एसेट की कॉस्ट है उसमें से जितना भी आपका डेप्रिसिएशन है जो अब तक हो चुका है खरीदने से लेकर के बिफोर रिवैल्यूएशन तक, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा का सारा आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। आपके पास एसेट की क्या आ जाती है, कैरिंग वैल्यू। तो उस कैरिंग वैल्यू से आपने अपने एसेट की फेयर वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर करना। ठीक है, उस कैरिंग वैल्यू से अपने एसेट की फेयर वैल्यू को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट होने से पहले मैं अपने एसेट की क्या कर रहा हूँ, कैरिंग वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर। मेरे एसेट की जो कॉस्ट थी, मेरे एसेट की जो कॉस्ट थी वो थी 1 मिलियन से। लेस करूंगा इसमें से मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि अब तक हो चुका है 1 लाख, और 1 लाख यानी कि 2 लाख का उसका डेप्रिसिएशन अब तक हो चुका है। अब मेरे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है, ये इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो हमारे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है, 8 लाख। हमारे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है, 8 लाख। तो इस वैल्यू से हम अपने फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। यहां से देखेंगे कि हमारे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज कितना आया। तो सर हमारे एसेट की वैल्यू जो है, ये देखो मैं अपने एसेट की कॉस्ट को किस पर लेकर आ चुका हूं, मैं अपने एसेट की कॉस्ट पर किस पर लेकर आ चुका हूं, कैरिंग वैल्यू पर लेके आ चुका हूं, कैरिंग वैल्यू पर लेकर आ चुका। तो यहां पर जर्नल एंट्री में भी सर एक नजर अपने एसेट की कॉस्ट को कैरिंग वैल्यू पर लेकर आ जाए। तो मैं दिसंबर 31 को ही एक और एंट्री बनाऊंगा, मैं अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू पे लेकर आऊंगा।
यानी कि इसकी एंट्री बनाऊंगा, एसेट की वैल्यू को कम कर दूंगा, क्योंकि पहले मेरे फाइनेंशियल्स में वो 10 लाख से रिपोर्ट हुई है, तो मैं 2 लाख से अपने एसेट की वैल्यू को क्या करूंगा, कम करूंगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दूंगा। अब यहां पर भी एक्चुअल में भी मेरा एसेट जो है वो मेरी कैरिंग वैल्यू पे आ चुका। शुरू में मैंने 10 लाख रिकॉर्ड किया, अब मैंने 2 लाख से क्या कर दिया, कम कर दिया। बिफोर इवैल्यूएशन मुझे अपने एसेट की वैल्यू को कैरिंग वैल्यू पे लेकर आना हो। कैरिंग वैल्यू पे आ गया, अब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा कि अब मेरे एसेट की जो फेयर वैल्यू थी वो कितनी हो रही थी। तो यहां पर देखा जा रहा है कि मेरे एसेट की जो फेयर वैल्यू है सर वो 15 लाख हो रही है। मेरे एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो 15 लाख हो रही है। अब एसेट की वैल्यू आपकी 15 लाख है, तो यानी कि आपका जो इंक्रीज आ रहा है वो कितने से आ रहा है, आपका जो इंक्रीज आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 7 लाख से आ रहा है। तो ये जो 7 लाख से इंक्रीज आया है इसको आप नाम देते हो रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस। समझ में आई बात कि हम रीवैल्यूएशन सरप्लस कैसे निकालते हैं। सर रीवैल्यूएशन सरप्लस निकालने का आसान सा तरीकाकार ये है कि जब भी आप रीवैल्यूएशन करेंगे तो बिफोर रीवैल्यूएशन आप अपने एसेट की वैल्यू को कैरिंग वैल्यू पे ले आओ, और फिर उसको कंपेयर करवा लो उसके फेयर वैल्यू से। अगर तो इंक्रीज आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर तो इंक्रीज आ रहा है तो फिर वो हमारे लिए क्या होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस। जी जी बेटा जा रहा हूं उसी पे। और इस रीवैल्यूएशन को जो आप रिपोर्ट करते हो वो रिपोर्ट करते हो ओसीआई के अंदर। ओसीआई का मतलब होता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है कि आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को कहां पे रिपोर्ट करोगे, तो कहां रिपोर्ट करोगे, ओसीआई के अंदर, यानी कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है क्या, बेसिकली बेटा ये इक्विटी का पार्ट है। 5 एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट में, कौन कौन से जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। तो इक्विटी का पार्ट है आपका ओसीआई। तो जो भी आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा जब भी होगा तो वो कहां आकर गिरेगा, आपके इक्विटी के अंदर आकर गिरेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा कि यहाँ पर तो देखने में तो हमें फायदा हो रहा है तो हम उस फायदे को कहाँ ले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाए, नहीं, गलत हो जाए। इसको आपने कहा गिराना है ओसीआई के अंदर, यानी कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। और देखने को जो प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज आया, वो कितने से आया, 7 लाख से। कैसे आया सर, इसका जो कंपैरिजन किया है वो हमने अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू के साथ किया, हमने अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू के साथ किया। और सर लेट सपोज यहां पर तो सब अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, सब सारे मीठा मीठा खा रहे हैं, यानी कि गेन ही हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, एसेट की फेयर वैल्यू जो है वो ज्यादा हो रही है। डिक्रीज भी तो हो सकती है कि मे भी आपके एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो 8 लाख है, रीवैल्यूएशन जब हमने की तो फेयर वैल्यू 5 लाख आ जाती, फेयर वैल्यू कितनी आ जाती, 5 लाख आ जाती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते, तो फिर बेटा ऐसी सिचुएशन में IAS 16 किसी काम का नहीं रहता। अगर आपके एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, आपने फेयर वैल्यू मॉडल मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया, और वहां पर जब आपने उसका कंपैरिजन अपने एसेट का कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू के साथ करवाया, तो वहां पर आपके एसेट की वैल्यू में आपको लग रहा है कि कमी हो रही है, जैसे कि मैंने कहा कि 5 लाख होता तो वहां पर आपके एसेट की वैल्यू 3 लाख से कम हो रही है। तो फिर यहां पर ऐसी सिचुएशन में आपका जो IAS 16 है
ये किसी काम का नहीं रहता। आप शिफ्ट कर जाते हो IAS 36 पे, IAS 36 पे। इसको आप कहते हो इम्पेयरमेंट लॉस, या इसको आप कहते हो इम्पेयरमेंट। फिर वो आपका सरप्लस नहीं होता ना, ऑब्वियस सी बात है, सरप्लस तो नहीं होगा, फिर क्या होती है, इम्पेयरमेंट होती है। वो हम IAS 36 में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहे। वो हम कब पढ़ेंगे, IAS 36 में पढ़ेंगे। तो बस IAS 16 के अंदर होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही रहता है, यानी कि हम सरप्लस में रहते हैं, यानी कि हम सरप्लस में रहते हैं। अच्छा, डिक्रीज भी आ सकता है, नो नो डाउट, ऐसा नहीं है कि डिक्रीज ना आए, डिक्रीज भी आ सकता है, वैसी सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली अगर फर्स्ट टाइम आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो और आपकी एसेट वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फिर वो आपके पास IAS 16 नहीं रहता, आप शिफ्ट कर जाते हो IAS 36। लॉस होता है वो PNL में जाता है, लेकिन वो लॉस इम्पेयरमेंट लॉस होता है, तो वो जब IAS 36 पढ़ेंगे ना, तो उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें क्या हो रहा है, फायदा ही फायदा हो। तो मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पर तीन बातें बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, और इनसे रिलेटेड MCQs बन सकती है। कि पहली बात तो ये, जो इंपॉर्टेंट बात थी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो ये थी कि बेटा जब भी रिवैल्यूएशन होगी तो आपने अपने एसेट की वैल्यू को कैरिंग वैल्यू पर लेकर आना, और फिर उसका कंपैरिजन करना है फेयर वैल्यू से। कॉस्ट टू फेयर वैल्यू नहीं करना। ये नहीं कि 10 लाख से 15 लाख हो रही है, 5 लाख से इंक्रीज आ रहा, नहीं, कैरिंग वैल्यू पे लेके आना है और फिर उसका कंपैरिजन करना है फेयर वैल्यू से। और फिर उसके बाद मैंने आपको बात बताई कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस कि आपको क्या हुआ, रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है। और डेट विल बी रिपोर्टेड इन OCI, यानी कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आपके लिए क्या है, इक्विटी है। तो अब तक के लिए हमने ये पढ़ा, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस सर रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनेगी, इस बेटा रीवैल्यूएशन की आपकी एंट्री बनेगी December 31, 2011। 7 लाख से इंक्रीज आया है, तो आप अपने एसेट को 7 लाख से इंक्रीज कर दोगे, और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। यहां तक सबको बात क्लियर है, आगे चलूं, आगे चलूं। नहीं बेटा, 11 क्यों होगी एसिड की लाइफ, स्ट्रेट लाइन मेथड में ना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। और एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो, कि अगर एसिड की जैसे जैसे लाइफ गुजर रही है ना, तो वैसे वैसे लाइफ कम होती है, ज्यादा नहीं होती। 10 साल अगर हमने एस्टिमेट किया और अगर हमने 1 साल एसिड को इस्तेमाल कर लिया, तो अब उसकी लाइफ 10 साल नहीं है बल्कि 9 साल हो चुकी है, क्योंकि 1 साल हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो लाइफ बढ़ती नहीं है, लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और स्ट्रेट लाइन में वैसे भी लाइफ क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्लियर है सबको, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड नॉर्मली वहां पर यूज हो रहा होता है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर जाओ, कहीं पे जॉब वगैरह करो, वहां पर आपको जो है वो कभी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने का मौका मिले, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो और वहां पर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और वहां पे आपका सॉफ्टवेयर बेस आप हो जाते हो और अपनी अकाउंटिंग को ट्रांसफर कर लेते हो, तो कोशिश ये करना अपने एसेट्स को स्ट्रेट लाइन पर ही रखो, डिमिनिशिंग पे मत जाना, ठीक है। डिमिनिशिंग पे मत जाना, डिमिनिशिंग के अंदर जो है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना, आगे चल के थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है।
तो इसको कोशिश ये करना है कि आप किस पे रहो, स्ट्रेट लाइन पर ही रहो, डिमिनिशिंग पे ना रहो। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? बेसिकली हर साल का फिक्स डेप्रिसिएशन होता है। आप जैसे देख रहे हो कि 1 लाख का, और ये कॉमनली उन एसेट्स के ऊपर यूज हो रहा होता है जिनका यूजेज सेम होता है, पूरे साल सेम रहता है। जैसे कि अब मेरे जैसे ये मेरा रूम है जो यहाँ पर, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पर जो है वो एसी वर्किंग करता है शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, सपोज कर। अब मैं अगर इसका एसी का डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना, तो इसकी डेली की वर्किंग यही है, इसमें और कोई नहीं आता, मैं ही आता हूँ, और इस टाइम से लेके इस टाइम तक यूज होता है। आप तो इसकी डेली की वर्किंग यही है, 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक। तो डेप्रिसिएशन एक फिक्स निकलेगा। जिससे जैसे कि आप लोग अपने आईसीएमए कैंपसेस में जाते होंगे, वहां पे एसी जो है वो चलता होगा, सुबह से लेकर के कब तक चलता होगा? सुबह से लेकर रात 10 बजे तक चलता। तो वर्किंग क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी हम ज्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी रोक दिया, बिल्कुल फिक्स चल रहा है। तो वहां पर जो हमारे एसेट्स जो है वो डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं, और मेथड जो अडॉप्ट कर रहे होते हैं वो नॉर्मली हम स्ट्रेट लाइन कर रहे होते हैं। ज्यादातर कंपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चली जाती है। अच्छा, देखो इसकी एग्जांपल आती है, बड़ी अच्छी एग्जांपल आती है। देखो वहां पर जहां पर आपके एसेट्स की वैल्यू ना आगे चल के आपको लग रहा है कि जब आप इनिशियली इस्तेमाल करोगे ना, इनिशियली यूज करोगे, तो आपके एसेट की वैल्यू ज्यादा कम होगी, और अगले आगे आने वाले सालों में आपके एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज आएगा, लेकिन कम डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे 5 to 12 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक एसी जो है वो बाय किया, खरीदा और मैंने लगा लिया। तो नॉर्मली 5 to 8, 5 to 12 जो है मैंने इसको यूज करना है, तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने एसी लगाया, जैसे ही मैंने एसी लगाया, तो मेरे दोस्त को जो है ना वो पता लग गया कि उजाफा ने जो है वो अपने रूम में एसी लगा लिया है, और वो भी क्या करता है? टीचिंग करता है। वो भी क्या करता है? टीचिंग करता है। तो अब उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला यार मेरे पास जो है वो कोई स्पेस नहीं है जहां पर मैं पढ़ा सकूं, और मॉर्निंग में मैं फ्री होता हूँ, मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगले साल तक मैं क्या करूंगा, अपना एसी जो है वो खरीद भी लूंगा, और अपनी एक जगह भी खरीद लूंगा। मुझे 1 साल के लिए ना तुम्हारा कमरा यूज करना है सुबह के लिए। तो बोला आ जाओ यार, अब दोस्त है, तुम्हें मना तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो दिल पे पत्थर रखकर मैंने उसको बुला लिया। मैंने बोला यार चलो ठीक है यार, तुम आकर इसको इस्तेमाल कर लो। अब सुबह से लेकर के 5 बजे तक 1 साल के लिए वो इस्तेमाल करेगा, 1 साल बाद वो चला जाएगा। अब देखो पहले साल मेरा एसी जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। और अगले साल जैसे ही वो छोड़ के जाएगा, उसके बाद जो है वो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा, यूजेज क्योंकि कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मैं डिमिनिशिंग पे आ जाऊंगा कि भाई शुरू में मेरा एसेट जो है वो ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, आगे चल के मेरा एसेट जो है वो कम डेप्रिशिएट होगा। समझ में आया जुनेरा? उसकी एग्जांपल्स तो बहुत सारी आ सकती है, अभी माइंड में ये क्लिक कर गया तो एकदम से मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि कॉल आई थी मेरे पास जो है वो। तो मैंने बोला यार अब आ जाओ, कोई मसला नहीं है, सुबह के टाइम मॉर्निंग में मैं खुद भी ऑफिस में ही होता हूँ, तो ये जगह जो है वो यूजलेस होती है, आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर लो। अब जो अगर मैं पहले साल अपना डेप्रिसिएशन निकालूंगा इसी पर, वो डिमिनिशिंग से निकालूंगा, क्योंकि डबल यूज हो रहा है, तो 1 साल बाद जो है वो कम हो जाएगा। बहरहाल हम बहुत आगे निकल गए बातों बातों में, आगे चलते हैं। सपोज करें इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सेकंड रीवैल्यूएशन मैंने की, क्योंकि अब तो मैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ चुका हूं, ठीक है। अब मुझे बार बार अपने एसेट की रीवैल्यूएशन करना होगी। अब मैंने सेकंड रीवैल्यूएशन की December 31, 2014, और फिर मेरे एसेट की जो फेयर वैल्यू हो गई 3 लाख हो गई। मेरे एसेट की जो फेयर वैल्यू हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है? 3 लाख हो चुकी है। एकदम से आसमान में गिरे, आसमान से गिरे और खजूर पे आके अटके।
15 लाख से कितनी हो रही है, 3 लाख हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, देखो देखो देखो, डिवैल्यूएशन हो रही है कब, 2014 में, अभी तो सुकून में हूं ना। अभी आएगा December 31, 2012, एसिड का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा। डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अब जो है हमारे एसेट की जो कॉस्ट है वो 10 लाख नहीं रही, बल्कि वो कितनी हो चुकी है, वो कितनी हो चुकी है सर, वो अब वो 15 लाख हो चुकी है। अब वो 15 लाख हो चुकी है। ये रिवैल्यूएशन कर लिया था हमने। तो अब जो हमारे एसेट की फेयर वैल्यू है उसी को हम कॉस्ट एज्यूम करके चलेंगे अगले सालों में जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और डिवाइड करवा देंगे रिमेनिंग लाइफ से। अब जो मैं अगले साल का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, क्योंकि अब मैं एसेट को 2 साल इस्तेमाल कर चुका हूं, 10 और 11 मैंने इस्तेमाल किया है 2 साल। एसेट की लाइफ थी 10 साल, अब एसेट की लाइफ हो चुकी है 8 साल। तो अब मैं लेकर आ जाऊंगा उसको रिमेनिंग लाइफ पर। तो जब भी रिवैल्यूएशन करो तो एसेट को रिमेनिंग लाइफ पर ले आना। जब भी एसेट की रिवैल्यूएशन करो तो अगला डेप्रिसिएशन जब निकालो तो एसेट की लाइफ को रिमेनिंग लाइफ पर ले आना। एक पॉइंट तो ये भी आ गया। अब जब मैं 15 लाख से 8 लाख, 8 को डिवाइड करूंगा तो अब मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 187,500। 187,500। सब बच्चे यहां पर एग्री करते हो? कि अब मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 187,500। लेकिन सर यहां पर ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, एक छोटी सी बात मसला कर रही है। वो ये मसला कर रही है कि सर अच्छा भला मैं कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था, हमारा एसेट तो चलो 15 लाख से रिपोर्ट हुआ हुआ, लेकिन जब मैं कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था ना तो मेरा डेप्रिसिएशन आता था 1 लाख का। तो वो 1 लाख रिपोर्ट होता था मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस मेरा रिपोर्ट होता था 1 लाख से। अब जब से मैंने फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करना शुरू किया है तो सर अब मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है 187,500 का। अब मेरी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो चुकी है सर, डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी की पूरी। अब मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है सर। 87,500 से मैं एक्सपेंस को ज्यादा रिपोर्ट कर रहा हूं। एक तरफ तो फायदा हो रहा है, एक तरफ फायदा ये हो रहा है कि मेरे एसेट की वैल्यू ज्यादा शो हो रही है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन सर दूसरी तरफ का नुकसान ये है कि मुझे एक्सपेंस ज्यादा रिपोर्ट करना पड़ रहा है, एक्सपेंस ज्यादा रिपोर्ट करना पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या करूं, इस सिचुएशन में क्या करूं? देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बात सुनो सर। जो भी प्रॉफिट होता है वो जाता कहाँ है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, हर जगह कॉस्ट मॉडल ही। बिल्कुल 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 बनी, आप सही कह रहे हैं। हर जगह कॉस्ट मॉडल के ही विदा बेनिफिट्स होते हैं, सुकून में रहती है जिंदगी, बहुत अच्छा। लेकिन जब रिवैल्यूएशन मॉडल में आते हो तो उसमें कैलकुलेशन हिसाब किताब थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जो भी प्रॉफिट होता है ना बेटा, जो भी प्रॉफिट होता है सर वो जाता है रिटेन अर्निंग। जो भी प्रॉफिट होता है वो जाता है रिटेन अर्निंग में। तो सर ये अगर आप एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, जो आप एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट भी कहां पर आया होगा, रिटेन अर्निंग में, क्योंकि वो शामिल हुआ होगा हमारे प्रॉफिट में, उसने प्रॉफिट को कम किया होगा।
और फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया होगा, रिटेन अर्निंग के अंदर चला गया होगा। तो सर जो एक्सिस प्रॉफिट है यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, जो पहले 1 लाख था, अब कितना हो चुका है, 1 लाख 1,87,500 हो चुका है। तो आपका 87,500 से जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और उसको आप एडजस्ट कहां से करोगे, आपके पास पहले से ऑलरेडी ओसीआई के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है 7 लाख से। तो ये जो 7 लाख से आपने बैलेंस मौजूद रखा हुआ है ओसीआई के अंदर, तो ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है, इसको यहां पर एडजस्ट कर लो। मतलब कि इन 7 लाख में से 87,000 निकाल लो। तो फिर आप एंट्री बनाते हो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, मतलब कि ओसीआई को डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां चला गया था, ओसीआई में। तो ओसीआई रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर रहा हूं, और वो अमाउंट निकाल कर कहां लेके जा रहा हूं मैं, रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में। तो जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट होगा, विल बी एडजस्टेड फ्रॉम विल बी एडजस्टेड फ्रॉम योर रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस। ठीक है, तो अब आप डेप्रिसिएशन के साथ साथ एक एंट्री ये भी बनाओगे, December 31, 2012 में। ये सब बच्चों को बात समझ में आई। रिवैल्यूएशन में ऐड होगा, ओ सॉरी, रिटेन अर्निंग में ऐड होगा, रिटेन अर्निंग से लेस नहीं होगा, रिटेन अर्निंग में ऐड होगा। देखो बेटा, आप जब कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे, आपका डेप्रिसिएशन 1 लाख आ रहा था। जो ही आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, अब आपका डेप्रिसिएशन हो गया 187,500। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया आपके पास 87,500 से। तो इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को आप एडजस्ट करोगे अपने रीवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस से। आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस रखा हुआ है, वो कितना रखा हुआ है, 7 लाख का रखा हुआ है। तो उस 7 लाख में से आप इस अमाउंट को निकालोगे और रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर करोगे, और एंट्री बनाओगे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, यानी कि ओसीआई डेबिट, और रिटेन अर्निंग आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। समझ में आई बात। देखो हसन, मेरी बात सुनो। इसका बड़ा अच्छा सा आंसर है कि सर अगर रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया, तो उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, रीवैल्यूएशन में लॉस कब होगा, रीवैल्यूएशन में लॉस तब होगा, रीवैल्यूएशन में लॉस तब होगा जब आपके एसेट की वैल्यू कम होगी। सारे एग्री करते हो। रीवैल्यूएशन में लॉस कब होगा, जब आपके एसेट की वैल्यू में क्या होगी, कमी आएगी। और जब आपके एसेट की वैल्यू में मेरे बच्चों कमी आएगी, तो यानी आपके एसेट की कॉस्ट में कमी आएगी। अब जब आपके एसेट की कॉस्ट में कमी आएगी, तो जो पहले डेप्रिसिएशन निकल रहा था, अब तो उसका डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा ना। जब एसेट की वैल्यू मेरे बच्चों बढ़ती है ना, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, तब डेप्रिसिएशन भी बढ़ता है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब एसेट की वैल्यू कम होती है ना, तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जाता है, तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो फिर एडजस्टमेंट नहीं करोगे आप, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कराची के अंदर माशाल्लाह से बारिशों का आगाज हो चुका है, और बड़ी तूफानी किस्म की आज बारिश हो रही है। कौन कौन कराची से।
तो मे भी ऐसा हो सकता है कि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, लाइट का तो प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ कैंट बेटा पिंडी में है, वहां पर कहाँ होगी बारिश अभी। कराची में आज पहली बारिश हुई है इस साल की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा वो एडजस्ट कहां से होगा हमारा, वो एडजस्ट होगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस में से। अब जैसे दिसंबर 31 2012 के बाद 2013 पे आए आप, दोबारा से आप एंट्री बनाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 187,500। ठीक है, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन तो फिक्स रहने वाला है आप, और साथ साथ फिर आप उसको एडजस्ट भी करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस से। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 87,500 से। 87,500 दिसंबर 31 2013। क्लियर है? अच्छा, अगली रीवैल्यूएशन कब हो रही है? 2014 में, यानी कि एक साल और भी है हमारे पास। तो दोबारा हम आएंगे December 31 2014 पे। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,87,500 से, 1,87,500 से। और इसकी एडजस्टमेंट भी होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस से। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। 87,500, 87,500। अब हमारे एसेट की दोबारा से क्या होने जा रही है, रीवैल्यूएशन होने जा रही है। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा मेरे बच्चे मेरी बात सुनो सवेरा, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस खत्म हो जाए ना, तो आपकी एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाए। ये बात, मेरी बात याद रखना। रीवैल्यूएशन बैलेंस का, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अगर कोई बैलेंस है ना, तो तब तक एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाती है। असल में होता क्या है, बेसिकली होता ये है, ये जो एक्सिस डेप्रिसिएशन आ रहा होता है ना, ये किस वजह से आ रहा होता है कि आपके एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया है, इसकी वजह से आ रहा होता है। ये एक्सिस डेप्रिसिएशन आ रहा होता है, आपके एसेट की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है ना, इसकी वजह से एक्सिस डेप्रिसिएशन आ रहा होता है। और जो आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, वो चली जाती है आपकी रीवैल्यूएशन सरप्लस में। तो वही जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, वही एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आ रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, एडजस्ट होता जाता है। तो जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जीरो होता है, तो आपकी एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे 2014 में, 2014 में आकर अभी हमें दोबारा से क्या करनी है, रीवैल्यूएशन करनी है। अब रीवैल्यूएशन से पहले सर ने हमें ये बताया था, बिफोर रीवैल्यूएशन आपको अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू पर लेकर आना होता है। आपको अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू पर लेकर आना होता है। ठीक है, तो अब आप अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू पे लेकर आ रहे हो, कैसे लेकर आओगे मेरे बच्चों, जरा देखो।
आपके एसेट की जो, अभी सपोज कर लेते हैं, जो हमारे एसेट की जो कॉस्ट थी वो क्या है, 15 लाख, क्योंकि वो 10 लाख तो खत्म हो गई थी ना। 10 लाख से कितनी हो गई थी, 15 लाख हो गई थी। तो अब हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी है, 15 लाख। अब इसमें से सर लेस करवा दीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू पे लाने के लिए। तो जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना हो चुका है सर, वो हो चुका है, वो हो चुका है कितने, 3 साल हमने रिकॉर्ड किया है। कितना रिकॉर्ड किया, 187,500, 3 साल तक। 2012, 13 और 14, 3 साल तक हमने रिकॉर्ड किया। तो 3 साल का कितना बनता है, 187,500 मल्टीप्लाई बाय जरा 3 करके बताओ कितना आ रहा है। 5,62,500, ठीक है जी। 5,62,500। तो ये आपके एसेट की क्या आ गई, कैरिंग वैल्यू। माइनस कीजिएगा कितना आ रहा है। जी बिल्कुल, लाइट तो सबकी चलेगी, हमारी भी चलेगी, यूपीएस चल रहा है। 937,500, 937,500। ये आपके एसेट की क्या आ चुकी है, कैरिंग वैल्यू। ये आपके एसेट की क्या आ चुकी है, कैरिंग वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसमें से लेस करवाओगे फेयर वैल्यू। अब सर हमारे एसेट की जो फेयर वैल्यू हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 3 लाख हो चुकी है। तो अब तो हमारे एसेट में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। कितना डिक्रीज आ रहा है जरा मुझे बताओ। 6,37,500। 6,37,500 का क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। अभी मैं इसको लॉस नहीं लिखूंगा, इसको मैं लॉस नहीं लिखूंगा अभी फिलहाल। 6,37,500 में डिक्रीज लिख रहा हूं। जैसे वहां पे तो इंक्रीज आया था, मैंने फट से नाम दे दिया था रिवैल्यूएशन सरप्लस का। लेकिन यहां पर अभी मैं डिक्रीज लिख रहा हूं, अभी मैं लॉस नहीं लिख रहा हूं। उसकी क्या रीजन है, अभी आगे चल के पता लगेगी। देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले तो सर मैं अपने एसेट को अपनी कैरिंग वैल्यू पे ले आऊं। कैरिंग वैल्यू पे लाने के लिए सर एसेट की वैल्यू को क्या कर दें, क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें। जितना भी डेप्रिसिएशन था, तो 3 साल का जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था वो कितना था, 5,62,500। अब सर दिसंबर 31, 2014 में हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन की है, जिसकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। आपके एसेट की वैल्यू में कितना डिक्रीज आया है सर, हमारे एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज आया है वो डिक्रीज आया है 6,37,500। 6,37,500 का डिक्रीज आया, तो मैंने एसेट को क्रेडिट कर दिया 6,37,500। तो डेबिट में मैं क्या रिकॉर्ड करूं, डेबिट में मैं लॉस भी रिकॉर्ड कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लेकिन आपको IAS 16 ये कहता है कि आपने अभी लॉस रिकॉर्ड नहीं करना। लॉस निकालते वक्त एक नजर देख लेना, कहीं रीवैल्यूएशन सरप्लस बचा हुआ तो नहीं है आपके पास। अगर तो कहीं पर रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास बचा हुआ है, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास बचा हुआ है, तो पहले उस लॉस को उसके अंदर एडजस्ट करो। तो बिल्कुल हमारे पास सर रीवैल्यूएशन बचा हुआ था, तो मैं लॉस की जगह रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करूंगा। कितने से, रीवैल्यूएशन सरप्लस था कितना सर, 7 लाख का रीवैल्यूएशन सरप्लस था। इस रीवैल्यूएशन सरप्लस में से हमने 3 दफा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया है। 3 दफा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया है, मतलब कि 87,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करके अमाउंट माइनस करो 7 लाख में से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना है।
जो कि एडजस्ट होगा। 4,37,500। तो 4,37,500 तक आपका जो भी लॉस होगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। फिर भी जो बच जाए वहां पर आप लॉस बुक करोगे, और उस लॉस को नाम दोगे इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,37,500। 1,37,500। तो लॉस की कहानी ये है। अब आप इम्पेयरमेंट लॉस मतलब कि यहां पर आप पहुंच चुके हो IAS 36 पर। IAS 36 पर। तो यहां पर दूसरी बात समझाने का मतलब ये था कि अगर लेट सपोज आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आपको लॉस हो रहा है। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद ना हो। अगर तो बैलेंस मौजूद है, पहले उसको खत्म करो। खत्म करने के बाद जो अमाउंट आ जाए उसको आप इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लो IAS 36 के हिसाब से। क्लियर है बात? 2 लाख का आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हैवी रेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाख का आ रहा है लॉस। अच्छा जी भाई, 2 लाख का आ रहा है। या मुझे जो बता रहा था मैंने वो रिकॉर्ड कर। 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मेरे ख्याल में काफी बच्चों का नेट इशू हो रहा है या लाइट का इशू हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे मिस भी हो रही है क्लास। तो आज इतनी रहने देते बेटा। ठीक है, कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कराची वालों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये, आज की बारिश हो गई है काफी अरसे बाद यहाँ पर। अच्छा देखो बेटा, जो आप कह रही है ना कि समरी लिख दें, वो मैंने जर्नल एंट्री बिल्कुल बनाई ही समरी की तरह। ये मैं आपको पूरा PDF शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी आप। और लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया है लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि आप लॉस को तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है। अगर तो बैलेंस मौजूद है तो पहले उसको एडजस्ट करो, और फिर उसके बाद लॉस को रिकॉर्ड। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। जी बेटा, और कोई पॉइंट? और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सर लास्ट वर्किंग नोट नहीं की, काइंडली दिखा दें हाँ, नेट इशू हो रहा है। ये लास्ट वर्किंग। 7 लाख में से जो हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 3 साल का है ना, वो माइनस किया।
अच्छा, दूसरी स्लाइड में ठीक। ये दोनों वर्किंग है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्लियर है सब यहाँ तक? तो बस आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल में। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।